आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंदिरा गांधी की गलती से खत्म हुआ था एक देश एक चुनाव, भूल सुधार कर पाएंगे पीएम मोदी। फिलिस्तीन पर सियासी दलों की क्या स्थिति, कांग्रेस के साथ कौन, बीजेपी का कैसा रुख। तमाम दाग वाले हसन मुशर्रफ को मंत्री बनाने के लिए क्यों मजबूर हुए देवेंद्र फडणवीस। रूस में बड़ा बम धमाका, परमाणु सुरक्षा के प्रभारी रूसी जनरल की मौके पर मौत। सीरिया में क्या अब तुर्की और ईरान एक दूसरे से टकराएंगे। 7.3 तीव्रता के भूकंप से कांपा वानुआतू, तबाही की तस्वीरों से दहल जाएगा दिल। सीरिया के कुख्यात जेल से रिहा हुआ रहस्यमय कैदी कौन। अमेरिका का एक फैसला बदल देगा सोने की कीमत, 90,000 रुपए के पार जा सकती है कीमत। 12वें दिन की कमाई में पठान को नहीं पछाड़ पाई पुष्पा 2, कमाई में है बहुत बड़ा अंतर। और रविंद्र जडेजा ने रचा इतिहास, ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले भारत के इकलौते खिलाड़ी बने। संविधान संशोधन बिल 2024 यानी कि एक देश एक चुनाव विधेयक को लोकसभा में पेश किया जा चुका है और इसे पेश करते हुए सबसे बड़ी दलील ये दी गई कि जब 1952 से 1967 तक एक देश एक चुनाव हो सकता है तो अब क्यों नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि आखिर 1967 में ऐसा क्या हुआ था कि 1952 से चली आ रही एक देश एक चुनाव की परंपरा खत्म हो गई। आखिर इंदिरा गांधी की वो कौन सी गलती थी जिसका खामियाजा पूरे देश को उठाना पड़ा और लोकसभा, राज्यों की विधानसभा के चुनाव अलग होने लगे। आखिर क्या 1967 की वो कहानी जिसे खत्म कर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार नया इतिहास बनाना चाहती है। आजादी के बाद देश में पहली बार आम चुनाव साल 1951 से 52 में हुए थे और तब देश में लोकसभा के साथ ही राज्यों की विधानसभाओं के भी चुनाव हुए थे। ये सिलसिला साल 1967 तक लगातार चलता रहा, यानी कि 1957, 1962 और 1967 में भी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। हालांकि इस बीच एक अपवाद भी था और वो था केरल। इंदिरा गांधी ने साल 1959 में ही केरल की चुनी हुई सरकार को भंग कर दिया था। तब 1960 में केरल में अलग से विधानसभा चुनाव हुए थे। साल 1962 में जब देश में आम चुनाव और दूसरे राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हुए तब भी केरल में चुनाव नहीं करवाए गए क्योंकि तब उस विधानसभा को काम करते महज 2 साल ही हो रहे थे। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा अब संसदीय राजनीति के स्तर पर कितनी सक्रिय हो चुकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके एक कदम ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी। दरअसल प्रियंका गांधी सोमवार को फिलिस्तीन के लोगों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए सोमवार को एक ऐसा हैंडबैग लेकर संसद पहुंची जिस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था। उनके इस कदम को लेकर देश में सियासत भी शुरू हो गई। खासकर केंद्र की भाजपा सरकार ने उनके इस कदम को राजनीतिक स्टंट करार दिया और उनसे बांग्लादेश का मुद्दा उठाने के लिए कहा। मजेदार बात यह है कि भाजपा नेताओं के इन बयानों के बाद प्रियंका मंगलवार को बांग्लादेश लिखा एक बैग लेकर भी संसद पहुंची। उनका यह बैग बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए उनके समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। इस लिहाज से जहां बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का सत्ता पक्ष और विपक्ष काफी हद तक एक साथ दिखाई दे रहे हैं, वहीं फिलिस्तीन के मुद्दे पर कई राजनीतिक दलों की राय भी काफी बटी हुई है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार को पूर्ण बहुमत हासिल है। बीजेपी राज्य में अकेले दम पर सरकार चलाने की ताकत रखती है। यही कारण रहा कि बीजेपी सरकार मंत्रिमंडल गठन में एकनाथ शिंदे के दबाव में नहीं आई। ना ही उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया गया और ना ही उन्हें मनचाहा विभाग ही मिलने वाला है। अब सवाल उठता है कि यदि ऐसा ही है तो फिर पार्टी ने हसन मुशर्रफ जैसे विवादित नाम को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा देने को क्यों मजबूर हो गए। अगर किसी मुस्लिम को मंत्री बनाना ही था तो किसी राष्ट्रवादी साफ सुथरे छवि वाले पर दाव क्यों नहीं लगाया गया। 6 बार के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी विधायक हसन मुशर्रफ कोल्हापुर जिले के कागल से प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें शनिवार को महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। वो इस समय बीजेपी शासित 13 राज्यों में एकमात्र मुस्लिम विधायक हैं जिन्हें भाजपा के मुख्यमंत्री के अधीन कैबिनेट रैंक प्राप्त है। हसन मुशर्रफ पर कई घोटालों के आरोप हैं।
ईडी की जांच दायरे में भी वे हैं। इतना ही नहीं, मुशर्रफ के पास ऐसी कला है कि महाराष्ट्र में किसी की भी सरकार बने वो मंत्री पद का जुगाड़ कर ही लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस सहित अब तक मुशर्रफ को 7 मुख्यमंत्रियों के मंत्रिमंडल में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। रूस के परमाणु सुरक्षा के प्रभारी रूसी जनरल एक बम विस्फोट में मारे गए। ये धमाका मॉस्को में हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव मंगलवार 17 दिसंबर को एक आवासीय ब्लॉक छोड़ रहे थे जब स्कूटर में छिपाकर रखे गए बम में विस्फोट हो गया। रूसी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बम को दूर से ऑपरेट किया गया और इसमें लगभग 300 ग्राम विस्फोटक थे। बीते सोमवार को किरिलोव पर यूक्रेन में प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों के उपयोग का आरोप लगाया गया था। हालांकि किरिलोव को पहले से ही यूके ने रूस के रासायनिक हथियारों के उपयोग में उनकी भूमिका के लिए मंजूरी दे दी गई थी। घटना रियाजोंस्की प्रोस्पेक्ट पर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर हुई, जहां जनरल किरिलोव और उनके सहायक दोनों मारे गए। रूस की जांच समिति ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि रूस के संघ के सशस्त्र बलों के विकिरण, रासायनिक और जैविक सुरक्षा बलों के प्रमुख जनरल किरिलोव की हत्या के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा है कि सीरिया में बशर अल असद को सत्ता से बेदखल करने और विद्रोही समूहों को सत्ता तक पहुंचाने के पीछे तुर्की है। ट्रंप ने कहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोआन बहुत ही चालाक और सख्त हैं। फ्लोरिडा में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि सीरिया से असद के जाने के बाद तुर्की यहां अहम विदेशी ताकत बनकर उभरा है। ट्रंप ने कहा है कि तुर्की ने सीरिया में एक मुश्किल सत्ता परिवर्तन किया है जिनमें बहुत लोगों की जान नहीं गई। पिछले हफ्ते ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि अमेरिका सीरिया के सत्ताधारी विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शम के संपर्क में है। प्रशांत महासागर में मौजूद वानुआतु द्वीप समूह पर 17 दिसंबर 2024 की सुबह करीब 7:15 बजे 7.3 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र वानुआतु के मुख्य द्वीप इफाते से 30 किलोमीटर दूर समंदर के अंदर 57 किलोमीटर की गहराई में था। वानुआतु की राजधानी पोर्ट विला पर अमेरिकी और अन्य देशों के दूतावास की इमारतों को भी भूकंप को नुकसान पहुंचा है। अभी तक भूकंप से हुई नुकसान का पूरा आकलन नहीं किया जा सका है। भूकंप आने के बाद सुनामी अलर्ट भी जारी किया गया था। सरकारी और अन्य संस्थाओं की वेबसाइट्स बंद हो गई थी, इंटरनेट बंद हो गया था। इसके अलावा कई इमारतें गिरी है, इनके मलबे में गाड़ियां भी दबी है। अमेरिकी दूतावास इमारत के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और न्यूजीलैंड के रासायनिक मिशनों की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। भूकंप के बाद अमेरिकी संस्था USGS ने सुनामी की चेतावनी जारी की थी। सीरिया में बशर अल असद का शासन खत्म होने के बाद जॉर्डन के बशीर अल बताने अपने बेटे ओसामा की वापसी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो 38 साल से सीरिया में लापता हैं। 83 साल के अल बताने जॉर्डन के उत्तरी शहर इरबिल से हैं। उनका कहना है कि ओसामा ने अपनी स्कूली पढ़ाई के आखिरी साल से पहले गर्मियों की छुट्टियों में एक हफ्ते के लिए सीरिया जाने की बात कही थी, लेकिन वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। 3 दशक से भी ज्यादा समय बाद अल बताने को वो खबर मिली जिसके लिए वो और उनका परिवार लगातार दुआ कर रहे थे। एक वीडियो सामने आया जिसमें एक शख्स दमिश्क के पास सैदनाया जेल से बाहर आते हुए कह रहा था, मैं इरबिल का रहने वाला हूँ। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की कल यानी 18 दिसंबर को बैठक होनी है। इस बैठक में ब्याज दर में कटौती का फैसला लिया जा सकता है। जानकारों की माने तो ब्याज दरों में कटौती निश्चित है। फेड रिजर्व अमेरिका को महंगाई से निकालने के लिए ब्याज दरों में कमी करेगा। इसी कमी का असर सोने की कीमत पर दिखाई दे सकता है। सोने की कीमत पिछले 1.5 महीने में काफी गिर गई है, वहीं पिछले कुछ दिनों से उतार चढ़ाव जारी है। कल बुधवार को होने वाली फेड रिजर्व की बैठक से पहले आज यानी मंगलवार को सोने की कीमत स्थिर दिखाई दी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दोपहर 2:30 पर सोने की कीमत 86 रुपए की गिरावट के साथ 76,975 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। हालांकि इससे पहले इसमें कुछ तेजी आई थी। लगभग ये तय माना जा रहा है कि फेड रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो सोने की कीमत में तेजी आ जाएगी।
फेड रिजर्व जब भी ब्याज दरों में कटौती करता है तो सोने की कीमत में तेजी देखी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्याज दरों के कम होने से निवेशक शेयर मार्केट, सरकारी बॉन्ड और अन्य दूसरी स्कीम में निवेश करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इनमें निवेश करने से ज्यादा ब्याज नहीं मिलता। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म पुष्पा 2 को लेकर जबरदस्त चर्चा में है। फिल्म को रिलीज हुए 12 दिन हो चुके हैं। इन 12 दिनों में पुष्पा ने ताबड़तोड़ कमाई की है और कई रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। हालांकि हिंदी भाषा में कमाई के मामले में पुष्पा 2 एक चीज में पीछे रह गई। सैकनिक की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदी भाषा में कमाई की बात करें तो पुष्पा 2 ने 12 दिनों में 572.6 करोड़ की कमाई की है। 12वें दिन में पुष्पा 2 ने 20.5 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने स्त्री 2, बाहुबली 2 और सुल्तान जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। स्त्री 2 ने 12वें दिन 18.5 करोड़, बाहुबली 2 ने 15.75 करोड़ और सुल्तान ने 15.18 करोड़ की कमाई की थी। तीन फिल्मों को पीछे छोड़ने के बावजूद भी पुष्पा 2 शाहरुख खान के पठान से पीछे रह गई। शाहरुख खान के पठान ने 12वें दिन 27.5 करोड़ की कमाई की थी। पुष्पा 2 और पठान में 7 करोड़ का अंतर है। गाबा टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी की और अपने टेस्ट करियर का 22वां अर्धशतक ठोक दिया। जडेजा ने ये अर्धशतकीय पारी उस समय खोली जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जडेजा बल्लेबाजी करने आए थे और राहुल के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 67 रन की पार्टनरशिप की। इस और राहुल 86 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन जडेजा क्रीज पर जमकर खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा करने में सफल रहे। बता दें कि 2017 के बाद से टेस्ट में 7वें या उससे नीचे के क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे अधिक 50+ स्कोर करने वाले बल्लेबाज जडेजा बन गए हैं।